हेलो दोस्तों, द्रोणवाणी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम भाग 1 पढ़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम भाग 2 नागरिकता टॉपिक क्लियर करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि द्रोणवाणी की नई नई वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो आइए स्टूडेंट्स, भाग 2 को स्टार्ट करते हैं। भाग 2 स्टूडेंट, भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। और भाग 2 में अनुच्छेद कितने हैं? तो भाग 2 में 5 से 11 अनुच्छेद हैं, अर्थात 7 अनुच्छेद हैं। इससे पहले स्टूडेंट 1 से 4 अनुच्छेद तक भाग 1 में थे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, भारत में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है। और एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। हम इन अनुच्छेदों को एक एक करके अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 5 को समझते हैं। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 5 में क्या है? संविधान लागू होने के समय नागरिकता संबंधी उपबंध। स्टूडेंट, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय नागरिकता से जुड़े हुए क्या क्या उपबंध थे उसके बारे में बताया गया है। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 5 में 3 क्लॉज हैं। नंबर 1 जो क्लॉज है वो क्या कहता है उसको समझते हैं। संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से रह रहा हो। स्टूडेंट, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे 5 वर्ष पहले से अगर कोई हमारे देश में रह रहा था उसको नागरिकता दी गई थी। नंबर 2 क्लॉज क्या है? जन्म हुआ हो। स्टूडेंट, जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उससे पहले किसी का अगर जन्म हुआ हो भारत में तो उसे भारत की नागरिकता दी गई थी। नंबर 3 क्लॉज, माता पिता का जन्म हुआ हो। तो स्टूडेंट, माता पिता में से किसी एक का जन्म हुआ है भारत में तो उसके आधार पर भी बच्चे को नागरिकता दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद समझते हैं। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिक संबंधी अधिकार। स्टूडेंट, अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से भारत आए थे, अर्थात जब देश आज़ाद हुआ था उस समय देश के 2 भाग किए गए थे। एक पाकिस्तान राष्ट्र बनाया गया था, एक हिंदुस्तान राष्ट्र बनाया गया था। तो उस समय स्टूडेंट क्या हुआ था कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे उनके नागरिकता संबंधी अधिकार अनुच्छेद 6 में बताए गए हैं। तो स्टूडेंट, इसमें 2 क्लॉज हैं, इसको समझते हैं। नंबर 1 क्लॉज क्या है? 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया उसे नागरिकता दी गई। जी हाँ दोस्तों, 19 जुलाई 1948 से अगर पहले भारत में आ गया कोई व्यक्ति उसे भारत की नागरिकता दी गई थी। नंबर 2 क्लॉज क्या कहता है? बाद में आया, 19 जुलाई 1948 के बाद में अगर स्टूडेंट आया तो 6 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से दी गई। तो जैसा कि स्टूडेंट 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में अगर आ गया है, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था और देश का बंटवारा किया गया था, उसके बाद एक समय सीमा दी गई थी। 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत जो व्यक्ति आ गए थे उसे तुरंत नागरिकता दे दी गई थी। और 19 जुलाई 1948 के जो बाद में आए हैं उनसे कहा गया कि भैया आप 6 महीने रहेंगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपको नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अनुच्छेद 7 को समझते हैं। भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता संबंधी अधिकार। तो जैसे कि स्टूडेंट अनुच्छेद 6 में ये बताया गया है कि पाकिस्तान से भारत कौन कौन आया है उसके नागरिक संबंधी अधिकार, और साथ में बता रहा है भारत से पाकिस्तान जो व्यक्ति गया है उसके नागरिक संबंधी अधिकार क्या क्या हैं। तो स्टूडेंट, 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान चला गया है तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। जस्ट स्वतंत्रता से पहले 1 मार्च 1947 के बाद में अगर कोई पाकिस्तान चला गया तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट अनुच्छेद 8 को समझते हैं। अनुच्छेद 8 में क्या है? भारतीय मूल के लोग जो विदेश में रह रहे हैं उनके नागरिकता संबंधी अधिकार। जी हाँ दोस्तों, जो भारतीय मूल के लोग हैं और वो विदेश में रह रहे थे उनके नागरिक संबंधी अधिकार बताए गए हैं। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं। अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या बताया गया है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का न रहना। स्टूडेंट, इसमें यह बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति ने किसी भी देश की स्वेच्छा से नागरिकता अगर अर्जित कर ली है तो उसकी नागरिकता भारत में नहीं रहेगी। यह अनुच्छेद 9 में बताया। स्टूडेंट, नेक्स्ट समझते हैं। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। स्टूडेंट, अनुच्छेद 10 में क्या है कि जो नागरिकता का अधिकार है वो हर हाल में बना रहेगा, उसको कोई भी खत्म नहीं कर सकता है। जब तक आप कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, देश विरोधी गतिविधि करेंगे तभी नागरिकता छीनी जाएगी, अन्यथा किसी प्रकार से नागरिकता नहीं छीनी जा सकती है। तो अनुच्छेद 10 में ये बता रहा है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना।
अनुच्छेद 11 क्या बता रहा है, अनुच्छेद 11 समझते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। स्टूडेंट, ये अनुच्छेद इसलिए डाला गया था कि कोई भी चीज़ एक समय में परफेक्ट नहीं बनाई जा सकती है, कभी ना कभी संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी, और संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ऐसी शक्ति दी जानी चाहिए जिससे संसद उसमें संशोधन कर सके। इसलिए अनुच्छेद 11 जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 11 के तहत संसद को पावर दी गई थी कि कभी भी नागरिकता संबंधी अधिकारों में आप संशोधन कर सकते हो। तो स्टूडेंट, अनुच्छेद 11 में लिखा है संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। विनिमय का मतलब स्टूडेंट होता है कि कभी भी आप उसमें अदला बदली कर सकते हैं, यानी कि नागरिकता संबंधी जो भी अधिकार होंगे उसको घटा सकते हो या बढ़ा सकते हो। ये स्टूडेंट पावर किसको दी गई थी, ये संसद को दी गई थी। और स्टूडेंट, नागरिकता संबंधी कोई भी अधिकार होगा उस पर कौन सा मंत्रालय पहल करता है, तो गृह मंत्रालय नागरिकता संबंधी अधिकार पर पहल करता है। जैसे स्टूडेंट, नागरिकता संबंधी कोई भी विधेयक होगा वो पास तो संसद करेगी, लेकिन उस विधेयक को लेके कौन सा मंत्रालय आएगा, तो गृह मंत्रालय लेके आएगा। नागरिकता संबंधी किसी भी अधिकार पर पहल कौन करता है, तो गृह मंत्रालय करता है। तो स्टूडेंट, जो भाग 2 में 7 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन अनुच्छेदों में ज़्यादातर चीज़ें 26 जनवरी 1950 के तहत ही लिखी गई थी, अर्थात जब हमारा देश गणतंत्र बना था उसी के समय की चीज़ें लिखी गई थी। 26 जनवरी 1950 के बाद के लिए ज़्यादा ऑथेंटिक चीज़ें नहीं थी, इसलिए हमारी संसद को नागरिकता अधिनियम लाना पड़ा। तो जैसा कि स्टूडेंट, अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार दिया गया था कि आप कभी भी कोई सा नागरिकता संबंधी अधिकार बना सकते हो, इसलिए स्टूडेंट क्या हुआ, 1955 में हमारी संसद ने नागरिकता अधिनियम बनाया। तो नागरिकता अधिनियम 1955 को हम समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 क्या था स्टूडेंट? नागरिकता अधिनियम 1955 में आया और ये पास किया गया। इसके तहत क्या हुआ कि नागरिकता प्राप्त करने के तरीके बताए गए। तो नागरिकता प्राप्त कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है स्टूडेंट? इसमें 5 तरीके बताए गए। नंबर 1 जन्म से, नंबर 2 पंजीकृत से, नंबर 3 देशीकरण ऑब्लिक प्राकृतिक रूप से अर्थात नेचुरल रूप से, नंबर 4 वंश के आधार पर, नंबर 5 किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर। तो स्टूडेंट, नागरिकता अधिनियम 1955 जब बनाया गया उसके समय ये बताया गया कि नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके सिर्फ रहेंगे। तो स्टूडेंट, इन 5 तरीकों को समझते हैं। सबसे पहले जन्म से था। इसका मतलब ये है कि अगर आपका हिंदुस्तान में जन्म हुआ है तो आपको नागरिकता दी जाएगी। तो स्टूडेंट, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा। जैसे प्रेग्नेंट लेडी भारत में घूमने आई हुई हैं और भारत में बेबी को जन्म देती हैं, तो उस बेबी को इस आधार पे तो नागरिकता मिल जानी चाहिए थी, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज होने लगा था। लेकिन 1986 में इसी नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया सबसे पहली बार। तो स्टूडेंट, जब 1986 में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, एक पॉइंट जोड़ा गया। तो कौन सा पॉइंट जोड़ा गया? माता ऑब्लिक पिता, इन दोनों में से कोई भी एक नागरिक होना चाहिए, तभी जन्म के आधार पर नागरिकता मिलेगी। तो जैसा कि स्टूडेंट, अगर माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा और उसके बाद स्टूडेंट उसके बच्चे का जन्म हिंदुस्तान में हो रहा है, तब उसे नागरिकता दी जाएगी। तो स्टूडेंट, ये भी पॉइंट ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं हुआ, क्योंकि स्टूडेंट इसका भी गलत मिसयूज हुआ। जैसे कि मान लीजिए किसी देश का कोई लड़का है और भारत की लड़की है, तो वो किसी प्रकार से भारत में घूमने आया और उसने किसी लड़की के साथ संबंध बना लिए और उसके बाद कोई बेबी ने जन्म लिया, तो उस बेबी को भी इस आधार पर नागरिकता दी जानी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट इसमें यह बताया गया है कि माता या पिता में से कोई भी एक नागरिक हो तो उसकी माता तो भारत की नागरिक ही है। इसलिए स्टूडेंट, जन्म से में ये पॉइंट डालने से प्रॉब्लम का समाधान नहीं हुआ था, इसलिए स्टूडेंट 2003 में फिर से संशोधन किया गया और स्टूडेंट इसमें एक और पॉइंट जोड़ा गया कि माता पिता में से तो कोई एक नागरिक हो ही और दूसरा अवैध रूप से ना आया हो। अगर कोई व्यक्ति बाहर का है तो वो वैलिड तरीके से अगर हिंदुस्तान में आया है और उनमें से दूसरा व्यक्ति भारत का ही है, उनसे कोई अगर संतान उत्पन्न होती है तो उसे जन्म से नागरिकता मिल सकती है। आई होप स्टूडेंट जन्म से आप अच्छे से समझ गए होंगे नागरिकता का कॉन्सेप्ट। नंबर 2 पंजीकृत से समझते हैं। तो स्टूडेंट, पंजीकृत से मतलब क्या है? कोई व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो स्टूडेंट क्या होगा कि वो 7 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहे। 7 वर्ष तक हिंदुस्तान में रहने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करा के 7 वर्ष रहने के बाद वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है
और रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में सरकार उसे नागरिकता दे सकती है और ये भी हो सकता है कि नागरिकता नहीं दे सकती है। कुल मिला के ये है कि 7 वर्ष तक आप रहेंगे, उसके बाद आप नागरिकता लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके बाद नागरिकता देना या ना देना सरकार के ऊपर डिपेंड था। तो स्टूडेंट पंजीकृत से मतलब क्या है? तो जैसा कि स्टूडेंट कोई व्यक्ति भारत में नौकरी करता है या स्टूडेंट किसी व्यक्ति ने भारत के लड़के से या लड़की से शादी कर ली है और वो भारत में रहना चाहता है, तो स्टूडेंट वो भारत में आ जाए, 7 वर्ष रहने के बाद में वो रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ले सकता है। स्टूडेंट नंबर 3 क्या है? देसीकरण। इसको प्राकृतिक रूप भी कहते हैं, इंग्लिश में नेचुरलाइजेशन कहते हैं। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? इसके तहत कैसे नागरिकता मिलेगी? इसके तहत स्टूडेंट 11 वर्ष तक रहे हो और मान्यता प्राप्त भाषाओं को सीख लिया हो। स्टूडेंट देसीकरण के माध्यम से नागरिकता कैसे मिलेगी? कि आप 11 वर्ष तक रह रहे हों, भारत में 11 वर्ष तक रहे हों और आपने 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किन्हीं 1 या 2 या इससे ज़्यादा भाषाओं को अच्छे से सीख लिया हो, तो आप देसीकरण के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए पंजीकृत से और देसीकरण से। पंजीकृत से मतलब ये है कि किसी लड़का या लड़की कोई विदेश का था, उसने भारत के लड़का या लड़की से शादी कर ली, उसके बाद वो भारत आना चाहता है तो 7 वर्ष तक रहे, उसके बाद पंजीकृत के माध्यम से उसे नागरिकता मिलेगी। इसके बाद स्टूडेंट अगर कोई नौकरी करता है भारत में और भारत में नौकरी करते हुए उसे 7 वर्ष हो गए हैं, उसके बाद वो नागरिकता चाहता है तो 7 वर्ष तक रह लिया है, इसके बाद उसे नागरिकता मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट देसीकरण का मतलब ये है कि किसी ने शादी नहीं की हो या वो नौकरी नहीं कर रहा हो, ऐसे ही भारत में घूमने आया हो और उसे भारत अच्छा लगा हो, वो अगर 11 वर्ष तक भारत में रह लिया है तो 11 वर्ष तक रहने के बाद स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे सर 11 वर्ष तक कैसे रह लेगा? तो जो वो वीज़ा लेके आया होगा 4 महीने का, 5 महीने, तो जितने दिन का वीज़ा बनवा के आया था उतने दिन रह लिया है, उसके बाद स्टूडेंट फिर से वीज़ा को रिन्यूअल करवाएगा और फिर से टाइम उसमें बढ़वाएगा। इसी तरीके से वो 11 वर्ष तक रहे और 11 वर्ष तक रहे इस समय में स्टूडेंट क्या करे कि वो भारतीय भाषाओं को अच्छे से सीख ले, तो उसे देसीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। स्टूडेंट पंजीकृत में आपको बताए थे हम, या तो उसने शादी की हो या वो भारत में नौकरी कर रहा हो, तब पंजीकृत के माध्यम से मिलेगी। और नॉर्मल अगर कोई व्यक्ति भारत पसंद आ गया है, भारत घूमने आया था, तो उसे फिर देसीकरण के माध्यम से मिलेगी, 11 वर्ष तक रहे और भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं को अच्छे से सीख ले। इसके बाद स्टूडेंट चौथे पॉइंट को समझते हैं वंश के आधार पर। तो स्टूडेंट वंश के आधार पर का मतलब क्या है? जैसे स्टूडेंट पिता भारत का नागरिक हो और माता किसी और देश की हो और स्टूडेंट उन्होंने अपनी शादी कर ली हो और उस शादी के बाद में उनसे बेबी पैदा हुआ हो, तो उस बेबी को भी भारत की नागरिकता मिल सकती है। किसके आधार पर? वंश के आधार पर, क्योंकि स्टूडेंट उसके जो पिता हैं वो भारत के नागरिक हैं, इसके आधार पर उस बच्चे को भी नागरिकता मिल सकती है। लेकिन स्टूडेंट इसमें फिर से एक संशोधन किया गया था 1992 में, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के आधार पर महिलाओं ने केस किया था और महिलाओं ने ये कहा था अगर पिता भारत का नागरिक हो, माता कहीं और की हो, तो ही नागरिकता मिल सकती है वंश के आधार पर। अगर माता भारत की हो, पिता बाहर का हो, तो वंश के आधार पर नागरिकता क्यों नहीं मिल सकती? तो स्टूडेंट हमारी संसद ने 1992 में संशोधन किया था और इसमें जो वंश का आधार माना था वो माता पिता दोनों को माना था। जैसे कि स्टूडेंट एक आप एग्जाम्पल देते हैं आपको, सानिया मिर्जा भारत की हैं और शोएब मलिक पाकिस्तान के हैं, तो स्टूडेंट सानिया मिर्जा की जो नागरिकता है वो भारत की है। अब स्टूडेंट सानिया मिर्जा से जो भी बेबी पैदा होता है तो क्या उसे नागरिकता नहीं मिलेगी? 1992 से पहले जब इसमें माता को वंश का आधार नहीं मानते थे, उस आधार पर सानिया मिर्जा के बेटे को या बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती थी। लेकिन 1992 में माता को भी वंश का आधार मान लिया गया है, इसलिए स्टूडेंट सानिया मिर्जा के बेटे को भी नागरिकता मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट वंश के आधार पर नागरिकता आपको समझ में आई होगी। नंबर 5 पॉइंट समझते हैं किसी भूभाग को भारत में मिलाने पर। स्टूडेंट इसमें क्या है, जैसे किसी भूभाग को अगर भारत में मिला लोगे तो वहाँ के, चूँकि वो भूभाग अब भारत का हो गया है, इसलिए उस भूभाग पर जो व्यक्ति निवास करते होंगे उनको भी नागरिकता देनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट उनको ऑटोमेटिक नागरिकता दे दी जाती है, क्योंकि अब वो क्षेत्र भारत में इंक्लूड हो गया है। आई होप स्टूडेंट ये 5 पॉइंट अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जैसे जन्म से का मतलब क्या है? माता पिता में से कोई एक नागरिक हो और दूसरा अवैध रूप से भारत में एंट्री नहीं किया हो,
तो स्टूडेंट उनके बच्चे को जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। स्टूडेंट शुरुआत में क्या था, शुरुआत में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो उसको नागरिकता मिल जाएगी। इसका स्टूडेंट जब मिसयूज हुआ तो 1986 में इसमें संशोधन किया गया और इसमें यह कहा गया कि माता या पिता में से एक 100% भारत का नागरिक होना चाहिए तभी नागरिकता मिलेगी। स्टूडेंट इसका भी मिसयूज हुआ, तब 2003 में फिर से संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया कि माता पिता में से एक नागरिक होना ही चाहिए और दूसरा व्यक्ति अवैध रूप से भारत में ना आया हो, तब जाके स्टूडेंट ये क्लियर हुआ। नंबर 2, पंजीकृत से। इसमें क्या है स्टूडेंट कि 7 वर्ष पहले से रह रहे हो। देशीकरण नेचुरलाइजेशन का मतलब स्टूडेंट किसी व्यक्ति को भारत अच्छा लगता है, भारत पसंद आ गया है, अगर वो घूमने आया था तो वो 11 वर्ष तक रहे, अपना वीजा का टाइम बढ़वा के, और मान्यता प्राप्त भाषाओं में से किसी एक या 2 या इससे अधिक भाषाओं को सीख ले तो देशीकरण के माध्यम से उसे नागरिकता मिल जाएगी। वंश के आधार पर स्टूडेंट समझते हैं, माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरा कोई विदेश का नागरिक हो तो उनसे जो भी बेबी उत्पन्न होगा उस बेबी को वंश के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। और स्टूडेंट किसी भूभाग को अगर भारत में मिला लेंगे तो उसे ऑटोमेटिक वहाँ के नागरिकों को नागरिकता दी जाएगी। तो स्टूडेंट नागरिकता अधिनियम 1955 में ये 5 नियम बनाए गए थे नागरिकता प्राप्त करने के। और स्टूडेंट नागरिकता अधिनियम 1955 में नागरिकता खत्म करने के कितने तरीके बताए गए थे, तो खत्म करने के 3 तरीका बताए गए थे। नंबर पहला, परित्याग करने पर। अगर स्टूडेंट कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता का परित्याग करता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट खत्म करने पर या समाप्त करने पर, जैसे स्टूडेंट कोई व्यक्ति है अगर उसने कोई देश विरोधी गलत काम किया है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। नंबर 3, स्टूडेंट वंचित करने पर। इसका मतलब स्टूडेंट फर्जी से होता है। जैसे कोई व्यक्ति भारत में आया और वो 7 साल तक नहीं रहा था, 5 साल तक रहा था और उसने किसी तरीके से रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नागरिकता ग्रहण कर ली, तो स्टूडेंट अगर सरकार को पता लग गया कि वो 7 वर्ष तक नहीं रहा था, 5 वर्ष तक ही रहा था और उसने नागरिकता ग्रहण कर ली, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। या स्टूडेंट देशीकरण के माध्यम से 11 वर्ष तक नहीं रहा है और देशीकरण के माध्यम से उसने नागरिकता प्राप्त कर ली है और सरकार को पता लग गया 11 वर्ष तक नहीं रहा है और उसने नागरिकता ग्रहण कर ली है देशीकरण के माध्यम से, तो उसे नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट नागरिकता खत्म करने के 3 तरीका थे नागरिकता अधिनियम 1955 में। परित्याग, खत्म करना, इसको समाप्त करना भी कहते हैं, और नंबर 3, वंचित करने पर। तो स्टूडेंट नागरिकता प्राप्त करने के 5 तरीके बताए गए थे और स्टूडेंट नागरिकता खत्म करने के 3 तरीके बताए गए थे। बहुत सारे संशोधन हुए हैं, उन संशोधन को समझते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। तो जैसा कि स्टूडेंट हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो 7 अनुच्छेद हमारे संविधान में थे वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे, वो हमेशा के लिए परफेक्ट नहीं थे, वो उसी समय तक परफेक्ट थे। इसके बाद स्टूडेंट क्या हुआ था कि नागरिकता अधिनियम 1955 आया जिसमें 5 नियम बताए गए नागरिकता प्राप्त करने के और 3 नियम ये बताए गए कि नागरिकता खत्म कैसे हो सकती है। तो स्टूडेंट क्या हुआ कि जो 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं था, उसमें भी संशोधन करने की ज़रूरत पड़ी। तो स्टूडेंट उस नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हुआ है और कब कब हुआ है इसको अच्छे से समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 में कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। नंबर 1, स्टूडेंट 1986 में संशोधन किया गया था, तो कुछ छोटी मोटी चीज़ें जुड़ती गईं। तो स्टूडेंट अगली बार कब संशोधन हुआ था नागरिकता अधिनियम 1955 में? 1992 में। उसके बाद स्टूडेंट 2003 में संशोधन हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट 2005 में संशोधन हुआ था, उसके बाद स्टूडेंट 2015 में संशोधन हुआ था और लास्ट और अंतिम स्टूडेंट संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 में 2019 में हुआ था, जिसको CAA के माध्यम से जानते हैं। स्टूडेंट CAA को अच्छे से समझेंगे, जिसकी वजह से पूरे देश में तहलका मचा रहा था, तो स्टूडेंट उसको भी हम समझेंगे अभी। तो स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो 6 बार संशोधन हो चुका है। कब कब संशोधन हुआ है? तो 86, 92, 3, 5, 15, 19 में संशोधन हुआ है। तो स्टूडेंट हम नागरिकता के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट नागरिकता का मतलब क्या है इसको एक बार अच्छे से समझते हैं। जैसे स्टूडेंट किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता अगर प्राप्त होती है तो वो व्यक्ति उस देश के हर एक अधिकार को प्राप्त कर सकता है, अर्थात राजनीतिक अधिकार प्राप्त कर सकता है और मौलिक अधिकार प्राप्त कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी देश का नागरिक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर किसी देश का वो व्यक्ति नागरिक नहीं है तो उसे राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, अर्थात वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, कोई सा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा,
या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं मिलेगा। समझते हैं, जो नागरिक नहीं होते हैं उन्हें राजनीतिक अधिकार और मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 नहीं मिलते हैं। ये स्टूडेंट हमारे यहाँ की व्यवस्था है। हमारे यहाँ की क्या व्यवस्था है कि जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको राजनीतिक अधिकार मिलेंगे और उन्हें मौलिक अधिकार सभी मिलेंगे। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको पता होगा, मौलिक अधिकार 14 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 14 से, और अनुच्छेद 32 तक हैं। तो सभी मौलिक अधिकार मिलेंगे और राजनीतिक अधिकार मिलेंगे। लेकिन स्टूडेंट जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनको राजनीतिक अधिकार नहीं मिलेंगे। राजनीतिक अधिकार का मतलब वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने का अधिकार नहीं मिलेगा। और स्टूडेंट कुछ मौलिक अधिकार भी होते हैं जो मौलिक अधिकार नागरिक नहीं होते हैं उनको नहीं मिलते हैं। तो कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। तो स्टूडेंट ये जो अनुच्छेद हैं 5, ये स्टूडेंट नागरिक नहीं हैं तो उन व्यक्तियों को नहीं मिलते हैं। बाकी स्टूडेंट जो नागरिक होते हैं उन्हें सभी मौलिक अधिकार और सभी राजनीतिक अधिकार मिलते हैं। आई होप स्टूडेंट आप अच्छे से समझ गए होंगे कि नागरिकता का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि स्टूडेंट आपको बताए थे, नागरिकता अधिनियम 1955 में जो 2019 में संशोधन हुआ है, अर्थात 6ठी बार जो संशोधन हुआ है, उसको ही नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कहा गया है। इसको स्टूडेंट इंग्लिश में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 कहा गया था। इसी को स्टूडेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को शॉर्ट में CAA कहा गया था। और स्टूडेंट जब ये एक्ट बन गया तब हमने इसको एक्ट कहा था। इससे पहले ये विधेयक था, तब हम इसको CAV कहते थे। तो स्टूडेंट जब ये पास हो गया था उसके बाद एक्ट बन गया था और उसके बाद से हम इसको CAA कहने लगे थे। तो स्टूडेंट इसको अच्छे से समझते हैं कि ये CAA क्या था। नागरिकता अधिनियम 1955 में 6वीं बार संशोधन करके 3 देशों, तो स्टूडेंट 3 देश कौन कौन से थे? बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए 6 धर्मों के लोग। तो स्टूडेंट कौन कौन से 6 धर्मों के लोग? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इसमें स्टूडेंट मुस्लिम नहीं थे, के लोगों को देशीकरण के माध्यम से 5 वर्ष रहने के बाद नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। स्टूडेंट जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है, स्टूडेंट नागरिकता अधिनियम 1955 में 6वीं बार संशोधन करके इसमें क्या जोड़ा गया था? इसमें जोड़ा गया था कि 3 देशों से, कौन कौन से 3 देश? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से 6 धर्म के जो लोग आए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, उन 6 धर्म के लोगों को देशीकरण के माध्यम से 5 वर्ष रहने के बाद नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसमें संशोधन करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि इसके बारे में तो नागरिकता अधिनियम 1955 में बताया गया था देशीकरण के माध्यम से। स्टूडेंट इसलिए संशोधन करने की जरूरत पड़ी थी कि नागरिकता अधिनियम 1955 में देशीकरण का माध्यम क्या था? देशीकरण का माध्यम था कि आप 11 वर्ष तक रहिए, उसके बाद स्टूडेंट 22 भाषाओं में से किसी एक या एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तब आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता मिल सकती है। तो स्टूडेंट जो संशोधन हुआ था वो संशोधन ये हुआ था कि देशीकरण के माध्यम से 6 धर्म के लोगों को जो 3 देशों से आए हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी सिर्फ 5 वर्ष रहने के बाद। तो स्टूडेंट जो 11 वर्ष का कॉन्सेप्ट था उसे 5 वर्ष कर दिया था 3 देशों के लिए और 6 धर्म के लोगों के लिए। स्टूडेंट यही संशोधन हुआ था। इन तीनों देशों से 6 धर्म के लोग जो 31 दिसंबर 2014 से पहले आ गए हैं उन्हें नागरिकता दी जाएगी। स्टूडेंट इन 6 धर्म के लोग जो 3 देशों से आए थे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए हैं, उनको नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इसमें 3 राज्यों को छूट दी गई है, अर्थात इन 3 राज्यों में नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो कौन कौन से स्टूडेंट 3 राज्य हैं जिसमें नागरिकता नहीं दी जाएगी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत? एक अरुणाचल प्रदेश है, एक नागालैंड है, एक मिजोरम है। स्टूडेंट अगर इन 3 देशों से 6 धर्म के लोग आए हैं तो भारत के किसी भी राज्य में रह सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम को छोड़ के। इन 3 राज्यों में नागरिकता नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट, निम्न 3 राज्यों में आंशिक छूट दी गई है। तो जैसे कि स्टूडेंट ये 3 राज्य ऐसे हैं इनमें बिल्कुल भी नागरिकता नहीं दी जाएगी, और 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें आंशिक छूट दी गई थी, अर्थात कुछ जिलों में नागरिकता दी जा सकती है और बाकी कुछ जिलों में नागरिकता नहीं दी जाएगी। तो स्टूडेंट आंशिक छूट वाले कितने राज्य थे? ये भी 3 राज्य थे, आसाम, मेघालय और त्रिपुरा। तो स्टूडेंट इन 3 जिलों में आंशिक छूट दी गई थी और इन 3 जिलों में बिल्कुल भी छूट नहीं दी गई थी। स्टूडेंट जो CAA अर्थात सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 पास हुआ था उसको 10 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया है।
स्टूडेंट एनआरसी और एनपीआर क्या है इसको भी समझ लेते हैं। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब होता है स्टूडेंट राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर। स्टूडेंट एक ऐसी बुक होगी, एक ऐसा रजिस्टर होगा जिसमें अपने नागरिकों का नाम लिखा जाएगा, अर्थात अपने सभी नागरिकों का डेटा लिखा जाएगा, उसी को एनआरसी बोलते हैं। तो स्टूडेंट जितने भी देश हैं उनमें से ज़्यादातर देशों के पास एनआरसी है, मतलब ऐसा रजिस्टर है जिस पे अपने नागरिकों का पूरा बायोडाटा लिखा हुआ है। भारत के पास एनआरसी नहीं है, इसलिए स्टूडेंट भारत एनआरसी करना चाहता है, अर्थात अपने देश में कितने नागरिक हैं उसका एक रजिस्टर बनाना चाहता है। तो एनआरसी यही है। एनपीआर क्या होता है स्टूडेंट? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो स्टूडेंट जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर होता है ये क्या होता है? तो स्टूडेंट ये ऐसा रजिस्टर होता है, इसमें उन सभी लोगों के बारे में लिखा जाता है जो नागरिक हैं या नहीं हैं। स्टूडेंट एनपीआर क्या होता है? एनपीआर एक तरीके की जनगणना होती है, क्योंकि स्टूडेंट जनगणना में क्या होता है कि कितने नागरिक रह रहे हैं भारत में, कि कितने व्यक्ति भारत में रह रहे हैं, उनके बारे में लिखा जाता है, उसको जनगणना कहता है। आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।